बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं अली अवैस पार्ट बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें आजकल एक नए मोटिवेशनल स्पीकर आए हैं, कैसर अहमद राजा साहब। वो ये बात कह रहे थे कि एक बंदे को जो प्रोफेशन वाइज स्पेशलिस्ट होना चाहिए या जर्नलिस्ट होना चाहिए। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि पुराने टाइम के अंदर जो बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स थे, ये जो लोग थे, वो बुनियादी तौर के ऊपर जर्नलिस्ट थे। और आज के टाइम की भी डिमांड ये है कि हम जर्नलिस्ट कैडर की तरफ जाएं, मतलब अपने प्रोफेशन में स्पेशलिस्ट की बजाय जर्नलिस्ट हों। 4 5 6 प्रोफेशंस के अंदर हमें कमाल हासिल होना चाहिए। उन्होंने अपनी एग्जांपल भी दी कि वो सेल्स के ऊपर बात भी करते हैं, वो साइकोलॉजी के ऊपर बात भी करते हैं, वो फ़िलासफ़ी के ऊपर बात भी करते हैं, वो मज़हब के ऊपर बात भी करते हैं, ये सारी चीज़ें। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा इससे डिफ़र करता है। मैं इससे इख्तलाफ़ करता हूँ कि ये जो स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट की डिबेट है प्रोफेशन को लेके, ये डिबेट को इस तरह से डिस्कस करना ही ठीक नहीं है। इस एनॉमली को सॉर्ट आउट करने का जो एंगल है वो एंगल ही बिल्कुल डिफरेंट है। हम उसके ऊपर बात करेंगे। ये बात ठीक है कि अगर हम ग्रीक्स में देखें, एनेक्सिमेंडस था, एनेक्सेगोरस था, पैथागोरस था, हेराक्लाइटस था, डेमोक्रेटस था, पाइथागोरस था, सोक्रेटिस था, प्लेटो था, एरिस्टोटल था। ये लोग जर्नलिस्ट थे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के एक ही साथ माहिर थे। इसी तरह इस्लामिक मुस्लिम फ़िलासफ़र्स की बात करें तो राज़ी है, किंदी है, इब्न रुश्द है, इब्न खल्दून है, इस तरह के और लोग, ये सारे लोग जो थे ये भी जर्नलिस्ट थे। बहुत सारे लोग चीज़ों के एक ही साथ माहिर थे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के एक ही साथ माहिर थे। मुझे ये लगता है कि ये सिचुएशन इसलिए थी कि उस वक्त ये जो सब्जेक्ट्स थे, ये जो अलूम थे, ये चूँकि इतनी ज़्यादा इनमें तरक्की नहीं हुई थी, तो इस वजह से बहुत सारे अलूम को एक साथ लेके चलना ये आसान था, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन इसके ऊपर भी बात की जा सकती है कि इसके ऊपर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं इस गुत्थी को जो सुलझाने की कोशिश करूँगा वो 3 लेयर्स के ऊपर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि जितने भी इंसान हैं, अगर वो चीज़ों को राइट पर्सपेक्टिव में देखना चाहते हैं, तो सारे बाशऊर इंसानों के लिए या किसी भी इंसान को बाशऊर होने के लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट उसका प्रोफेशन कुछ भी है, उसका डिपार्टमेंट कुछ भी है, वो कोई भी काम करता है, उसको 3 चीज़ों के ऊपर, एक सेन इंसान बन के ज़िंदगी गुजारने के लिए उसको 3 चीज़ों के ऊपर उसको कमांड हासिल होनी चाहिए। कमांड अगर नहीं भी, ये शायद थोड़ा सा एग्जैजरेटेड वर्ड हो जाए, अगर कमांड नहीं भी तो उसको बुनियादी अंडरस्टैंडिंग इन सब्जेक्ट्स की होनी चाहिए हर इंसान को। वो फ़िलासफ़ी है कि फ़िलासफ़ी, साइंस और इसके अलावा जो हिस्ट्री है, फ़िलासफ़ी, साइंस और हिस्ट्री, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इनके बुनियादी कॉन्सेप्ट का हर इंसान को पता होना चाहिए, हर बाशऊर इंसान को पता होना चाहिए, ताकि वो चीज़ों को वो राइट पर्सपेक्टिव में रख के देख सके। तो पहली बात तो ये है। सेकंड बात ये है कि स्पेशलिस्ट, अगर हम जो स्पेशलाइज्ड होना किसी फील्ड के अंदर, इस अप्रोच को हम उतना भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। इसके ऊपर अगर हम देखें तो जहाँ जहाँ के ऊपर ज़रूरत है कि आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज के साथ बाकी चीज़ों की भी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, तो आपको जर्नलिस्ट इन्फॉर्मेशन या जर्नलिस्ट नॉलेज भी आपको इम्पार्ट किया जाता है। मसलन मैं मैनेजमेंट साइंसेस पढ़ाता हूँ। मैनेजमेंट साइंसेस में चूँकि मैं पढ़ाता हूँ, तो इसके अंदर जो है, अगर आप देखें तो इसमें सारे स्पेशलाइजेशन के लोग हैं। आप देखेंगे कि अगर कोई बंदा MBA कर रहा है या BBA कर रहा है या कुछ और कर रहा है, तो उसको वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कर रहा है, तो उसको मार्केटिंग की भी बुनियादी अंडरस्टैंडिंग दी जाती है, उसको फाइनेंस की भी बुनियादी अंडरस्टैंडिंग दी जाती है, उसको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की भी बुनियादी अंडरस्टैंडिंग दी जाती है, उसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सो ऑन, उसको इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। मैं इसी तरह अगर आप डॉक्टर्स को ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर डॉक्टर्स के अंदर कोई पेडियाट्रिशियन है, कोई बच्चों का डॉक्टर है, तो उसको किसी भी चीज़ का नहीं पता, सिर्फ वो बच्चों का ही स्पेशलिस्ट है। उसको भी मेडिसिन के अंदर भी उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी जाती है, मेडिसिन के अंदर, साइकेट्री के अंदर, डर्माटोलॉजी के अंदर, गायनी के अंदर, ये मतलब एंड सो ऑन, इन सारे आर्थोपेडिक से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी जाती है और बेसिक नॉलेज उसके ऊपर पास मौजूद होता है। हाँ, स्पेशलाइज्ड मौजूद नहीं होता।
अब अगर थोड़ा सा एक स्टेप आगे, तो ये थोड़ा सा एग्जैजरेटेड अगर हम कहें कि अगर यहाँ पे स्पेशलाइज्ड है और उसमें दूसरी किसी चीज़ का पता नहीं होता, तो शायद ये थोड़ी सी एग्जैजरेटेड बात है। इसमें एक स्टेप जब आगे आते हैं तो बात ये है कि आप जी 3 या 4 या 5, जैसे कैसर राजा साहब ने कहा कि 4 या 5 या 6 सब्जेक्ट्स के आप जो हैं वो आपके पास स्पेशलिटीज़ होनी चाहिए ये सारे, ताकि आप सर्वाइव कर सकें ये सारा कुछ। आपको थोड़ा अजीब नहीं लगेगा कि एक जो डॉक्टर है, जो लेट्स से वो या एक आर्थोपेडिक सर्जन है, ठीक है, और वो कहता है कि मैं कभी कभी जो है वो जानवरों का भी ऑपरेशन कर लेता हूँ, मतलब मैं डीवीएम जो है वो वेटनरी डॉक्टर भी हूँ, तो मैं बंदों को भी ऑपरेट करता हूँ, तो कभी कभी जानवरों को भी ऑपरेट कर लेता हूँ, क्योंकि वो सेकंड उनकी जो एबिलिटीज़ हैं वो डीवीएम के अंदर या वेटनरी जो मेडिसिन है उसके अंदर भी उनकी अच्छी एक्सपर्टीज़ है। फिर वो कहेंगे कभी कभी मैं जानवरों को ऑपरेट कर रहा हूँ, तो साथ कभी कभी मैं वकील भी बन जाता हूँ, मैं जाके कोर्ट में भी पेश हो जाता हूँ। आपको ये बात ऑड नहीं लगेगी? पढ़ने की हद तक तो बेशुमार लोग मेरी ज़िंदगी के अंदर भी हैं, मैं खुद भी हूँ, कि बड़ी डाइवर्स किस्म की स्टडी है, फ़िलासफ़ी है, साइंस है, हिस्ट्री है, मज़हब है, सोशियोलॉजी है, एस्थेटिक्स से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, फ़नून लतीफ़ा से रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ा है, समझा है। बहुत सारे लोग ऐसे लिटरेचर से रिलेटेड है। मैं ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनकी बड़ी डाइवर्स किस्म की स्टडी है। तो डाइवर्स किस्म की स्टडी डजंट मीन कि वो आपका प्रोफेशन है, ठीक है। एक और चीज़ इसमें हम लेके चलते हैं, अगर आप जर्नलिस्ट कैडर की तरफ जाते हैं, जैसे राजा साहब ने उसके अंदर मेंशन किया कि जी मैं फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस और ये सारा कुछ, मैं आपको ये मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, आई कुड बी रॉन्ग, कि कभी भी जो बंदा जर्नलिस्ट होगा वो उस फील्ड के अंदर कभी भी कोई बड़ी इन्वेंशन नहीं करेगा, इन्वेंशन नहीं कर सकेगा, क्योंकि इन्वेंशन के लिए आपको उस सब्जेक्ट के नॉलेज के पनैकल के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास बेसिक चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है तो आप कैसे कोई उसमें नई चीज़ इन्वेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर इसमें हम बात करें, कभी भी जब एक्सपर्ट्स, उस सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स की कोई कॉन्फ्रेंस होगी, कोई डेलिब्रेशन होगी जिसमें वो किसी चीज़ के ऊपर पॉन्डर कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे, इस तरह के किसी बंदे को इन्वाइट नहीं किया जाएगा, ना वो उन लोगों के नॉलेज के साथ compete कर सकेगा, सर्वाइव कर सकेगा। अब सवाल ये है कि इस चीज़ को, इस एनॉमली को, इस इशू को, इस गुत्थी को सुलझाया कैसे जा सकता है कि जिसके साथ आप ज़िंदगी में ज़्यादा सक्सेसफुल रहें। देखिए अब एक नया पैराडाइम शिफ्ट आ चुका है, बल्कि जिसमें दुनिया इन्फोटेक वर्ल्ड से बायोटेक वर्ल्ड बनने जा रही है। तो बायोटेक वर्ल्ड के अंदर टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस इतनी ज़्यादा होंगी, दुनिया के अंदर तब्दीलियाँ इतनी तेज़ी के साथ आएंगी कि हो सकता है कि 10 साल के बाद जब आप दुनिया को देखें तो 10 साल पहले वाली दुनिया आपको स्टोन एज के अंदर फील हो। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि आप एक फील्ड के अंदर और एक प्रोफेशन के अंदर आए हैं और आपने सारी ज़िंदगी उसी प्रोफेशन के अंदर गुजार दी है, तो ये फिनोमिनन ऑब्सोलीट हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप 4-5 सब्जेक्ट्स के माहिर भी हैं या आपको उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग है, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर सब्जेक्ट्स ऑब्सोलीट होंगे तो यूनिफॉर्मली सारे सब्जेक्ट्स ऑब्सोलीट होंगे, क्योंकि दुनिया में उनके से रिलेटेड जो नॉलेज है वो बढ़ रहा होगा और पुराना नॉलेज ऑब्सोलीट हो रहा होगा। तो अगर आप 4 सब्जेक्ट्स भी उनके ऊपर भी आपकी कमांड है या उन चीज़ों का आपको पता है, तो 10 साल बाद सारे वो सब्जेक्ट्स या सारी फील्ड्स जो हैं वो ऑब्सोलीट होंगी, ठीक है। तो चूंकि दुनिया के अंदर इतनी तेज़ी के साथ तब्दीलियां आ रही होंगी, तो उसके लिए ये स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट की डिस्कशन पीछे रह जाती है। वहाँ पे जो डिस्कशन है वो है कि आपको राइट मेंटल अप्रोच आने वाले टाइम के अंदर चाहिए होगी। जिस बंदे के पास राइट मेंटल अप्रोच, राइट मेंटल एटीट्यूड, राइट मेंटल बिहेवियर और राइट मेंटल फैकल्टीज़ और एबिलिटीज़ होंगी, वही बंदा आने वाले टाइम में सर्वाइव करेगा। ये डिस्कशन में से डिस्कशन ही नहीं है कि स्पेशलिस्ट बंदा होना चाहिए या जर्नलिस्ट होना चाहिए। डिस्कशन आने वाले टाइम के अंदर राइट मेंटल एबिलिटी क्या है, राइट मेंटल करैक्टरिस्टिक्स क्या है, राइट मेंटल क्रेडेंशियल क्या है, राइट मेंटल अप्रोच क्या है। वो ये है कि एक इंसान को अगर वो आने वाले टाइम में, इस टाइम के अंदर और आने वाले टाइम में तो स्पेशली वो सर्वाइव करना चाहता है, वो बेहतरीन तरीके से उस टाइम के लिए को डील करना चाहता है, तो उसको मेंटली टफ होना पड़ेगा, मेंटली रेजिलिएंट होना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब आपको थोड़े टाइम के बाद खुद को री इन्वेंट करना पड़ेगा तो इट्स अ टफ जॉब, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। सेकेंड चीज़ जो इसके अंदर है वो ये है कि अडॉप्टेबिलिटी, क्योंकि तब्दीली इतनी तेज़ी के साथ और इतनी फ्रीक्वेंट होंगी, इतनी फ्रीक्वेंट तब्दीलियाँ दुनिया ने इससे पहले अपनी तारीख में देखी नहीं होंगी। अडॉप्टेबिलिटी आपको चाहिए होगी। तीसरी चीज़ एजिलिटी। अडॉप्टेबिलिटी आप में है, आप चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप कितनी जल्दी अडॉप्ट करते हैं। तो मेंटल टफनेस या मेंटल रेजिलियंस, second is adaptability and third is your agility, adaptability and mental resilience। जिस बंदे के पास ये 3 चीज़ें होंगी
वही आने वाले टाइम में सर्वाइव करेगा, वही आने वाले टाइम को टफ टाइम देगा या उसको उसके साथ कंपैटिबल होगा। और जो भी सिचुएशन उसको फेस आएगी, चूंकि उसके पास राइट मेंटल अप्रोच, राइट मेंटल बिहेवियर, राइट मेंटल एबिलिटीज़ होंगी, तो वो आने वाले टाइम को, जो कि आने वाला टाइम बहुत टफ टाइम है, क्रिटिकल टाइम है, मुश्किल टाइम है, प्रोफेशंस को मैनेज करने के वाले से वो उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर लेगा। तो होप सो कि ये नैरेटिव आपको ये जो डिस्कशन है इसको नए एंगल से देखने और समझने में आपकी मदद करेगा। अगर आप इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को सुनना चाहते हैं तो बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।